हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। यह लेसन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो हम ये एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक है भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। इससे पहले हम एनसीईआरटी नोट्स के कई सारे क्लास समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो कि बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए तो है ही, अगर आपका किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में, जो हम जानते हैं कि भारत में प्रेस का विकास। तो भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ? तो प्रेस वह प्रमुख साधन था, प्रेस जो था वह प्रमुख साधन था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं तथा आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया और अखिल भारतीय चेतना जागृत की। भारत में प्रेस का विकास 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में आरंभ हुआ और इसने जनमानस में एक नई चेतना उत्पन्न की। भारत के संदर्भ में प्रेस के विकास में विदेशियों एवं भारतीयों के प्रयास निम्न हैं। विदेशियों के प्रयास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने किया था। 1557 में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुंबई में 1684 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में मुंबई में विलियम्स बोर्ड्स के प्रयासों से हुआ। जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत कहा जाता है। हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसकी स्थापना सन 1780 ईस्वी में हुई थी। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नेथेनियल हालहेड आदि ने भारतीय भाषाओं के प्रति दिलचस्पी दिखाई। ये भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति को फारसी भाषा में अनुवाद कर संदर्भित भारतीय विरासत को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस संदर्भ में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की गई तथा एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। कैथोलिक पुजारियों के द्वारा 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली किताब का प्रकाशन किया गया। तो कैथोलिक पुजारियों ने 1569 में कोचीन में पहली किताब का प्रकाशन किया गया। छापे खाने के विकास के साथ धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। तुलसीदास की 16वीं शताब्दी की पुस्तक रामचरितमानस का पहला मुद्रण 1810 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। भारतीयों के प्रयास। शिक्षित भारतीयों ने शीघ्र ये अनुभव किया कि जनमत को शिक्षित करने तथा आंदोलन एवं निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाचार पत्र आरंभ करने और उन्हें एक सक्षम राजनीतिक साधन बनाने में राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एवं जी सुब्रमण्यम अय्यर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रों बंगला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। इनका उद्देश्य समाचार सुधार के विचारों का प्रसार करना था। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजकुमार कहा जाता है। पाल ने हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पाल ने हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। वही क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? तो क्रिस्टोफर दास और क्रिस्टोफर दास पाल ने
हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1890 में मुंबई से इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। तो ये बात है सन 1890 में। सन 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक अंग्रेजी दैनिक पत्रों की स्थापना हुई, जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी, द पायनियर 1866 ईस्वी, द स्टेट्समैन 1875 ईस्वी आदि प्रमुख है। ये पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों के समर्थक थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में स्थापित अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी तथा मद्रास में स्थापित द हिंदू 1878 ईस्वी भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ भारतीय प्रेस का भी विकास हुआ और इसने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित मराठी पाक्षिक पत्र केसरी एक ऐसा ही पत्र था। भारत में हिंदू एवं अंग्रेजी के आरंभिक समाचार पत्र। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 19 जनवरी सन 1780 को जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया। यह द बंगाल गजट समाचार पत्र था। इसे कलकत्ता जनरल गजट तथा हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता था। 1811 में कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन J.S. बकिंघम ने किया था। तो 1811 में कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन J.S. बकिंघम ने किया। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित किया गया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने आरंभ किया था। तो उदंत मार्तंड ये पहला समाचार पत्र था जिसे 30 मई सन 1826 को प्रकाशित किया गया था कोलकाता से। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे प्रकाशित किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अनेक कानून बनाए। 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादी प्रेस और भी शक्तिशाली हुआ तो प्रेस की स्वतंत्रता और भी कम कर दी गई। भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित कुछ प्रतिबंध निम्न हैं, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, समाचार पत्र अधिनियम सन 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1920, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1831। 1835 ईस्वी चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, जिसका भारतीयों के द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी धीरे धीरे प्रेस का उपयोग जनता में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने तथा सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना हेतु करने लगे। अतः ब्रिटिश अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए। 1878 में निर्मित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किए गए। इस कानून का भारतीयों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप 1882 ईस्वी में इस कानून को समाप्त कर दिया गया।
वर्ष 1905 के विदेशी और बहिष्कार आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 और 1910 में पुनः कड़े प्रेस कानून बनाए गए। शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा आरंभ की गई थी, किंतु इस कार्य में ईसाई मिशनरियों एवं प्रबुद्ध भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने शिक्षा के प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य करते हुए 1781 ईस्वी में मुस्लिम कानून और संबंध विषयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ने भारत के प्राचीन तथा मध्यकालीन अतीत, उसके इतिहास, भाषाएं, साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान तथा कानून के अध्ययन को प्रोत्साहन किया। शिक्षा के विकास की दिशा में कार्य करते हुए सर जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज, इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकें। शिक्षा के विकास में 1838 ईस्वी के चार्टर एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान है और इस एक्ट के द्वारा कंपनी को शिक्षा पर प्रति वर्ष खर्च हेतु 1 लाख मंजूर किए गए। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम्स एडम्स को बंगाल तथा बिहार के देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सृजनात्मक शिक्षा को प्राकृतिक परिवेश में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर पश्चिमी शिक्षा तथा भारतीय परंपरागत शिक्षा के श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय चाहते थे। पाश्चात्य और प्राच्य भाषा विवाद। पाश्चात्य प्राच्य भाषा विवाद, यह विवाद सन 1813 के चार्टर के पश्चात उत्पन्न हुआ। इस विवाद का कारण निम्न बिंदुओं पर आधारित था, जो इस प्रकार है। चार्टर एक्ट में दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा शासित भारतीयों में शिक्षा का स्वरूप क्या हो, शिक्षा के विकास के लिए किस भाषा का प्रयोग हो, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। इन दोनों प्रश्नों पर 2 वर्ग बन गए, जिन्हें प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी कहा गया। पाश्चात्यवादियों का नेता मैकाले था। प्राच्य शिक्षा के समर्थक H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन थे तथा पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक मुनरो, एल्फिस्टन तथा लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा की वकालत की, जबकि प्राच्य शिक्षा के कुछ समर्थक संस्कृत, फारसी और अरबी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे और कुछ स्थानीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान की शिक्षा देने के समर्थक थे। यह विवाद 1835 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब सरकार ने अनंत अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों का साथ दिया और स्पष्ट किया कि भविष्य में सारा धन भारतीय जनता को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में उपयोग में लाया जाए। लॉर्ड मैकाले ने, जो उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य था, ने अपने एक प्रसिद्ध आलोक पत्र में यह तर्क दिया कि भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं हैं कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकें और प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है।
लॉर्ड मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब देश की संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब देश के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। भारत सरकार ने 1835 ईस्वी के निर्णय पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। शिक्षा का अधोगामी निस्संजन सिद्धांत। शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि अत्यल्प थी, इससे बहुत कम लोगों को शिक्षित किया जा सकता था। अतः यह सुनिश्चित किया गया कि इस राशि को उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया जाए। उच्च शिक्षित लोगों से ये आशा थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार शिक्षा और आधुनिक विचार उच्च वर्गों से निकलकर निम्न वर्गों के लोगों को प्राप्त होंगे। इसी को शिक्षा का अधोगामी निस्संजन सिद्धांत कहा गया। शिक्षा के अधोगामी निस्संजन सिद्धांत की नीति ब्रिटिश शासन के अंत तक चली, परंतु इसे सरकारी रूप से 1854 में समाप्त कर दिया गया। 1854 का उड डिस्पैच। 1854 में सरकार ने प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा की। आधुनिक भारत में ये शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह घोषणा जो उड डिस्पैच के नाम से जानी जाती है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात विस्तार पूर्वक तैयार की गई थी। इस घोषणा के अंतर्गत प्रांतों में लोक शिक्षा विभागों की स्थापना की गई और 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में संबंधकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उड योजना में स्कूली स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जबकि कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा। गैर सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई तथा इंडियन एजुकेशनल सर्विस नामक एक नई सेवा अस्तित्व में आई। यह सेवा संपूर्ण देश में सरकारी संस्थानों के लिए अध्यापक का चुनाव करती थी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की कमजोरी। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव तथा 1844 ईस्वी की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई। 1844 ईस्वी की घोषणा के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य कमजोरी थी आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा। इसके कारण जन साक्षरता में गिरावट आई। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को अधिक महत्व देने के कारण शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंची। प्रारंभिक शिक्षा नीति की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना की गई थी। कंपनी के प्रशासन ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की। 1857 ईस्वी तक देश में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, जबकि उच्चतर तकनीकी शिक्षा हेतु केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था। भारतीयों के द्वारा शिक्षा का प्रसार। भारत के प्रसार में भारतीय नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की तथा राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज खोले। कालांतर में वाराणसी तथा अहमदाबाद में विद्यापीठों की ओर अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से
गांधी के द्वारा तैयार तालीम योजना के अनुसार स्कूल खोले गए। बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर इस शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में शिक्षा के सुधार से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समिति। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा के सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण आयोग तथा समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं। हंटर कमीशन का गठन किया गया सन 1882 में। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में शिक्षा संबंधी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को अधिक व्यवहारिक करने का सुझाव दिया था और देसी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ विशिष्ट शिक्षा को भी इसमें स्थान देने की वकालत की गई, जिसमें नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा इत्यादि शामिल थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 वर्ष 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। रैले आयोग के सुझावों के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ और इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा अध्यापन को व्यापक बनाने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया आरंभ की गई। अठारह 13 का शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव। देश में शिक्षा के विस्तार की मांग और गोपाल कृष्ण गोखले के दबाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1913 में शिक्षा नीति पर अपना प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अंदर शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया था। इस प्रस्ताव में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के विकास के साथ उत्तर प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण पर बल दिया गया। स्थानीय संस्थाओं के प्रयासों से विद्यालयों की स्थापना का निर्देश दिया गया। सैडलर आयोग सन 1917। इस आयोग का गठन सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सैडलर आयोग ने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के विविध पहलुओं के विषय में अपना सुझाव प्रस्तुत किया। सुझावों के आधार पर भारतीय शिक्षा में अनेक गुणात्मक परिवर्तन किए गए। हार्टोग समिति सन 1932। दिलीप जोसेफ हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति का गठन किया गया। तो हार्टोग समिति सन 1929। फिलिप जोसेफ हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति का गठन सन 1929 में किया गया। इस समिति ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डाला। हार्टोग समिति ने स्वदेशी भाषा, साहित्य, इतिहास का ज्ञान प्रदान करने प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया। शिक्षण सामग्री के अभाव को चिंताजनक माना गया और सर्जेंट योजना सन 1944, यह योजना वर्ष 1944 में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य 40 वर्षों में भारत को पूर्णतः साक्षर बनाना था और इस योजना में देश भर में विद्यालयों का जाल फैलाने पर बल दिया गया था। सर्जेंट योजना को औपचारिक नाम भारत में युद्ध उपरांत शिक्षा विकास पर सर्जेंट कमीशन की रिपोर्ट था, जिसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया गया। तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS के द्वारा भारत में ब्रिटिश शिक्षा की शुरुआत 18वीं सदी में कुछ चैरिटी स्कूलों के द्वारा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एंग्लो इंडियन स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के द्वारा हुई। वुड डिस्पेच योजना के आधार पर 1855 में जन निर्दोष विभाग की स्थापना हुई। वुड डिस्पेच ने व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया और 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। समाचार पत्रों में कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन 1786 में, मद्रास कुरियन का 1788 में तथा बॉम्बे
हैरोल्ड का प्रकाशन 1789 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस पर कड़ा प्रतिबंध आरोपित किया गया, जिसमें 1818 ईस्वी में थोड़ी ढील देते हुए प्री सेंसरशिप हटा दिया गया। और इसी के साथ यह लेसन भी और ये टॉपिक्स भी आज समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो आज भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास का संपूर्ण जानकारी हम इस लेसन में प्राप्त किए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए हम मिलेंगे नए लेसन में, तब तक आप इन सभी लेसनों को इस प्लेलिस्ट में जितने भी लेसन को हमने पढ़ाया है इसका रिवीजन लगातार वीडियो को देखते हुए और दोहराते रहिए और बार बार इसे ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा यहाँ से होगा। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।